नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप भारत के अंदर होने वाला कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या भारत में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनसे क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म पूछ ले कभी धोखा से, तो याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेता है कि इसरो में आर का मतलब क्या है, इसरो में एस का मतलब क्या है। ठीक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी है सभी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है और सभी हमको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसरो मैंने बताया फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। और इन्हीं विक्रम साराभाई को दोस्तों याद रखना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अच्छा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पूछ ले, तो याद रखना एस सोमनाथ। विक्रम एस सोमनाथ जो दोस्तों याद रखना वर्तमान में कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको कम से कम याद रखना है। इससे ज़्यादा जानकारी भी हम को पढ़ना है, लेकिन हम उनको नेक्स्ट क्वेश्चनों में देखते चलेंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसरो के बारे में इतनी जानकारी याद रखना वनडे एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति एनआईटीआई में टी का क्या मतलब है? तो ट्रांसफॉर्मिंग है, ऐसा उसका आंसर था। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए दोस्तों, नीति आयोग जो था ना पहले नहीं था, ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। किसके स्थान पर लाया गया है नीति आयोग को? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है नीति आयोग को। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर भाई साहब? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? कभी ऐसा पूछ ले तो याद रखना नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में कौन है भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये पदेन लिखा है, मतलब दोस्तों पदेन का मतलब ये है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली को हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब जो आपके भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पदेन का मतलब ये होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी दोस्तों याद रखना नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। दोस्तों आपको ये जो इतने फैक्ट लिखे हैं ना, इन फैक्ट में से देखना अभी 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 यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। एक ना एक क्वेश्चन 100% छपा हुआ मिलेगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, प्रधानमंत्री करता है। अच्छा, जो सीईओ होता है नीति आयोग का उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो याद रखना नीति आयोग जो है दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है, इस बात को आप याद रखना। इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं मिलता, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो 4 पदेन सदस्य होते हैं। और कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो 5
5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये 2 4 5 का सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी याद रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, और यदि आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? क्या बोल रहा है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन मफलर जो है वो किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपने देखा होगा दोस्तों, आप सफ़र करते हैं, रोड पर सफ़र करते होंगे ऐसा, ठीक है। तो रोड पर सफ़र करते हैं, वाहन जाते हैं बीच से, ठीक है, वाहन जाते हैं ना, वाहन जाते हैं, ठीक है। और बीचों बीच में देखा होगा आपने, रोड के बीचों बीच में पेड़ लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? पेड़ लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वो पेड़, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो जो आपका साउंड रहता है, ध्वनि रहता है, उसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहता है जाता है, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मफलर अपन कान में लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बताइए, बाहर की जो ठंडक रहती है उसको अंदर नहीं जाने देते। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, जो ग्रीन मफलर जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बाहर की जो ध्वनि रहती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, प्रदूषण को भी क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, प्रदूषण से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा होता है? मीथेन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ये भी पूछा जाता है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1974, रट लेना, 1974 में जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम बना था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, BOD से की जाती है। किससे की जाती है? BOD से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा दोस्तों याद रखना, इससे नदियों में जल प्रदूषण की क्या की जाती है? माप की जाती है। और भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ था? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो अभी किस में पूछा गया है? MPPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना, इसका सही उत्तर था 2015, ठीक है। कुछ लोगों ने 2014 भी ठोक दिए, ठीक है। उसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, उसका कारण ये है, 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से मनाया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रस्ताव पास हुआ था ना, 2014 में हो गया था, लेकिन मनाया कब गया? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। मनाया जाना दोस्तों 2015, 21 जून 2015 से इसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसलिए दोस्तों 2015 इसका सही उत्तर था, ठीक है। 21 जून को दोस्तों याद रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, ठीक है। अब आपको कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, अब अगर आपसे कोई सोते सोते भी पूछ लेगा ना कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो याद रखना योग दिवस होता है। कौन सा होता है? 21 जून होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ये भी दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बदलते। स्टेटिक जीके की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसलिए अभी जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सभी के क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर संग्रहित करता हूँ, ठीक है। इससे आपको नए एग्जाम का पैटर्न भी पता चलता है और नए नए क्वेश्चन भी मिलते हैं। इसके साथ हम एक्स्ट्रा रिलेटेड जानकारी भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो उससे हमारे सारे फैक्ट कवर होते हैं। तो किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जमशेद जे ईरानी को दोस्तों भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। अच्छा, धोखा से अगर कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का स्टील पुरुष किसे कहा जाता है, या स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जमशेद जे ईरानी दोस्तों याद रखना, इन्हें इस्पात पुरुष और स्टील मैन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और कब खेला था? ठीक है, ये भी अभी लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक दिवसीय की बात हो रही है, वनडे की बात हो रही है, जो 50 ओवर का मैच खेला जा रहा है उसकी बात हो रही है। पहले हालांकि 50 ओवर का नहीं, 60 ओवर का मैच होता था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था
इंग्लैंड 1974। देखिए दोस्तों, भारत ने जो है ना अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ 1974 में खेला था। देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे 13 जुलाई 1974 को लॉर्ड्स के हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत वाडेकर उसके कप्तान थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे, तो अजीत वाडेकर थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? भारत इंग्लैंड से 4 विकेट से हार गया था। ठीक है, याद रखना 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ पहला एक दिवसीय वनडे खेला था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों थोड़ा नया देखने को मिलेगा। मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मणिपुर को, त्रिपुरा को, मिजोरम को या नागालैंड को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को दोस्तों याद रखना मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। देखिए, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूटेड जमा से बना है। क्या बना है? अनकॉन्स्टिट्यूटेड जमा से बना है। देखिए दोस्तों, एक प्रकार का चट्टान पत्थर होता है ये। ठीक है, तो मोलासेस बेसिन जो है दोस्तों याद रखना भूविज्ञान में नाम मोलसेज बेसिन का उपयोग समान रूप से आल्पस के उत्तर प्रकार के अंतर्देशीय बेसन के समकालिक के लिए किया जाता है। ठीक है, मिजोरम का मोलेसिस बेसन के रूप में जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इतनी ही हमारी काम की चीज़ यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी? तो याद रखना दोस्तों, सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। देखिए दोस्तों, 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई थी। क्यों? क्योंकि गर्म दल वाले वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले कह रहे थे कि जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रगान होना चाहिए। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान कौन सा है बताइए दोस्तों? वंदे मातरम है कि जनगण मन है? कमेंट करके बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर होगा चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली। देखिए दोस्तों, हुआ क्या? 1933 सन 1933 की बात है। ये चौधरी रहमत अली जो है दोस्तों, ये कौन थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, वहाँ के स्टूडेंट थे। क्या थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। और इन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले क्या कहा? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान नहीं, इन्होंने जो पाकिस्तान को बोला था, ये बोला था इस प्रकार से पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, पा आधा का आधा सा तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस टाइप से बोला था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली हैं और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया था। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 में ये इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? देखिए दोस्तों, क्या हुआ? आज़ादी के पहले क्या हुआ दोस्तों? हमारा देश क्या था? गुलाम था। ठीक है, तो लोगों में एकता नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ? जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने सोचा क्यों ना एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिससे लोगों के अंदर क्या है? एकता आए और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। या हो एकता हो और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में, कब? 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी। कब की थी? 1893 में महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, ताकि दोस्तों लोगों के अंदर एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 1980 में दोस्तों याद रखना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया जाता है। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। यहाँ पूछ रहा है 1980 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर बी। 1980 में भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में सिडबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिडबी कहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी जो भी आए, याद रखना इसकी स्थापना होती है 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना क्यों गई थी? जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है दोस्तों, इनको बढ़ावा देने के लिए इस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी
1990 में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको मैं जो दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल छठे छठाए क्वेश्चन है, ठीक है। इनके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक शिफ्ट में नहीं आया तो दूसरी शिफ्ट में आते ही हैं ये क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, याद रखना। नाबार्ड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, NABARD, ठीक है। नाबार्ड इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और एक समिति थी दोस्तों शिव रमन समिति। कौन सी समिति थी, शिव रमन समिति, शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों ये क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई साहब, मुंबई में स्थित है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखिए दोस्तों संसद का निर्माण दोस्तों याद रखना, इसमें लोकसभा और राज्यसभा तो रहती ही है, लेकिन कौन रहता है, साथ में राष्ट्रपति भी रहता है। याद रखना दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर दोस्तों संसद बनती है। ये मत सोचना कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से संसद बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, आपने पढ़ा होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। और इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब क्या, जो मनोनीत मतलब मन से चुने हुए, ठीक है। मन से चुने हुए वाले सदस्यों को यहाँ पर कोई काम नहीं होता। जो निर्वाचित मतलब जो चुनाव जीत कर आए हैं उन्हीं का काम है। तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों यही लोग क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट डाल सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों याद रखना, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है, ये 46वां नहीं ये 86वां था, ठीक है। यहाँ 86वां था, याद रखना 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में होता है। इसी के द्वारा दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान में क्या हुआ था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद कौन सा है, अभी आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का दोस्तों याद रखना। इसमें क्या कहा गया कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको क्या दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब फ्री में शिक्षा दी जाएगी और पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। 21 का अनुच्छेद दोस्तों याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए दोस्तों जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य कितने थे, मौलिक कर्तव्य 0 थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जब जिसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में, तो मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है। और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना है। और 11वां मौलिक कर्तव्य भी कौन सा है, वही शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए दोस्तों खो खो मतलब क्या होता है, 9 खो खो मतलब 9 खो खो 9 खो खो 9। तो खो खो में दोस्तों याद रखना 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा 4 किस्में होते हैं, पोलो, POLO पोलो, पोलो कितने शब्द हैं, 4, तो पोलो में 4 खिलाड़ी। अच्छा वाटर पोलो, वाटर पोलो में वाटर में कितने शब्द हैं, 3, और पोलो पे 4 होते हैं, ठीक है। तो वाटर पोलो, वाटर में 3 और पोलो के 4 कितने हो जाएंगे, वाटर पोलो में हो जाएंगे 7, ठीक है। और हॉकी, फुटबॉल और क्या हो गया, क्रिकेट, इसमें कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रहेगा, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 और 11 किस्में होते हैं, क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। मैं आपको इस सवाल में थोड़ा सा समय देना चाहूँगा, 1 सेकंड का, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप अपने हिसाब से अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया, इसमें स्टूडेंटों ने कहाँ गलती किया होगा, क्योंकि उनको दिमाग में ये आया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। उन्होंने 3 ऑप्शन को देखे, 1 अप्रैल 1935 ये ऑप्शन उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसको सही कर लिए, लेकिन इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों RBI जो है दोस्तों याद रखना, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहली बात तो याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
स्थापना तो इसकी दोस्तों याद रखना 1 अप्रैल 1935 को होती है, लेकिन दोस्तों याद रखना इसका राष्ट्रीय जो होता है 1 जनवरी 1949 को होता है। 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीय होता है और ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और कौन से आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था भाई साहब? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म दोस्तों जरा आप कमेंट करके बता दीजिए। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 1958 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ईमानदारी से देखा होगा तो एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। बताइए मुझे दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए अगर आपने पूरा वीडियो ईमानदारी से देखा होगा तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली आपको दोस्तों इसी प्रकार से जीके के स्टैटिक जीके की क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।